हे एवरीवन, कैसे हो सब। चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और हाँ, टेंशन बिल्कुल मत लो, हम इसे बिल्कुल जीरो से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी ना एकदम सॉलिड हो जाए। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि आज का हमारा प्लान क्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई ये चैप्टर पढ़ना ही क्यों है। फिर हम मिलेंगे एक जीनियस साइंटिस्ट वर्नर से और उनकी बिग आइडिया को समझेंगे। उसके बाद एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन दूर करेंगे, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में आखिर फर्क क्या है। फिर हम इस चैप्टर के बेसिक टर्म्स यानी उसकी एबीसी सीखेंगे। इसके बाद आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इन कंपाउंड्स को नाम कैसे दें, और लास्ट में एक सुपर क्विक एग्जाम रिकैप। रेडी? ऑलराइट, तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से। हम ये चैप्टर आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। अच्छा, एक बात बताओ, कभी सोचा है कि हमारा खून लाल क्यों होता है, या फिर ये जो पेड़ पौधे हैं ये हरे रंग के क्यों होते हैं? अब देखने में तो ये बड़े सिंपल से सवाल लगते हैं, है ना? पर इनका जवाब इन्हीं कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में छुपा हुआ है। जी हाँ, इनका जवाब छुपा है इन्हीं कंपाउंड्स में। देखो, हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है ना, जिसकी वजह से ब्लड रेड होता है, वो एक्चुअली आयरन का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। प्लांट्स में जो ग्रीन कलर वाला क्लोरोफिल होता है, वो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अरे यहाँ तक कि जो इंपॉर्टेंट विटामिन B12 है, वो भी कोबाल्ट का ही एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो कह सकते हैं कि ये हमारी लाइफ के सीक्रेट हीरोज हैं। तो चलो अब मिलते हैं उस साइंटिस्ट से जिन्होंने सबसे पहले इन कंपाउंड्स की गुत्थी को सुलझाया था। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड टॉपिक, वर्नर्स बिग आइडिया यानी वर्नर की थियरी। ये है एल्फ्रेड वर्नर, जिन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। और आप सोचो, 1893 में ही इन्होंने एक ऐसी जबरदस्त थ्योरी दे दी थी कि उसके लिए उन्हें आगे जाकर नोबेल प्राइज भी मिला। अमेजिंग, राइट? तो वर्नर ने आखिर किया क्या था? देखो, उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया से बने कुछ कंपाउंड्स लिए और सब में सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाल दिया। अब लॉजिकली सोचो, सब में क्लोराइड है तो सब में सेम अमाउंट में सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट, यानी वो सॉलिड जो नीचे बैठ जाता है, बनना चाहिए था। पर हुआ कुछ अजीब। पहले कंपाउंड से 3 मोल AgCl मिला, दूसरे से 2 मोल और तीसरे से सिर्फ 1 मोल। ये क्या चक्कर था? ऐसा अलग अलग रिजल्ट आ क्यों रहा था? इस पजल को सॉल्व करने के लिए वर्नर ने एक ब्रिलियंट आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि सेंट्रल मेटल जो है ना, वो 2 तरह की वैलेंसी यानी बॉन्डिंग कैपेसिटी शो करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इनका फर्क आराम से समझो। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, मतलब पानी में जाते ही टाटा बाय बाय बोलकर अलग हो जाती है। ये मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। वहीं सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है। ये समझ लो फेविकॉल का जोड़ है, टूटती नहीं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है। सिंपल रूल याद रखो, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वो प्राइमरी और जो अंदर वो सेकेंडरी। चलो अब एक ऐसा टॉपिक देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ये है डिफरेंस डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बीच। देखो, डबल सॉल्ट जैसे कि मोहर सॉल्ट पानी में जाते ही एक शरीफ बच्चे की तरह अपने सारे सिंपल आयंस में टूट जाता है। उसकी अपनी कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी नहीं बचती। अगर आप टेस्ट करोगे तो सोल्यूशन में आपको Fe2+ का भी टेस्ट मिलेगा, SO42- का भी टेस्ट मिलेगा, सबका टेस्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एकदम दबंग है। पानी में जाने के बाद भी इसकी आइडेंटिटी बनी रहती है। इसका जो मेन पार्ट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला FeCN6 4- ये नहीं टूटता और इसीलिए आपको सोल्यूशन में Fe2+ या Cn- का टेस्ट नहीं मिलेगा। ये एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर की कुछ बेसिक लैंग्वेज यानी इसकी ABC सीखनी पड़ेगी। ट्रस्ट मी, अगर ये टर्म्स क्लियर नहीं हुए तो आगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। सो लेट्स गेट आवर बेसिक्स राइट। ओके, सबसे पहला टर्म है कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर स्फीयर। ये क्या चीज़ है? बहुत सिंपल, जो भी पार्ट आपको स्क्वायर ब्रैकेट, शेड ब्रैकेट के अंदर बंद दिखे, वही कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। इसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और उससे जुड़े हुए लिगेंड्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए K4 शेड FeCN6 में ये जो शेड FeCN6 4- वाला हिस्सा है, वो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। अब इस एंटिटी के घर के अंदर 2 मेन लोग रहते हैं, सेंट्रल एटम और लिगेंड्स। सेंट्रल एटम जो कि यूजुअली एक मेटल होता है, वो बेचारा इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम उसे कहते हैं लुईस एसिड। और लिगेंड्स वो दानवीर होते हैं, वो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करते हैं, इसलिए वो कहलाते हैं लुईस बेसेस। और इनके इसी लेन देन से बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये लिगैंड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं उनकी डेंटिसिटी के बेसिस पर। डेंटिसिटी का सिंपल मतलब है कि लिगैंड के पास कितने हाथ हैं मेटल से जुड़ने के लिए।
यूनिडेंटेट मतलब जिसके पास सिर्फ एक डोनर एटम है। डाइडेंटेट का मतलब दो डोनर एटम्स। पॉलीडेंटेट का मतलब दो से भी ज्यादा। और एक स्पेशल केस है एम्बिडेंटेट लिगांड का। इसके पास डोनर एटम्स तो दो होते हैं, पर ये एक टाइम पे एक ही यूज करता है। समझ लो एक दो मुंहा सांप जैसा। नेक्स्ट टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर यानी CN। ये बस एक सिंपल सा काउंट है कि सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगैंड्स डायरेक्टली सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अरे याद है वर्नर की थियरी? ये बिल्कुल वही चीज है जिसे वर्नर ने सेकेंडरी वैलेंसी कहा था। फॉर एग्जाम्पल NiNH342+ में निकल से 4 अमोनिया जुड़े हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। इट्स दैट सिंपल। अब आती है एक सुपर इंपॉर्टेंट स्किल जो एग्जाम में पक्का आएगी, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। बहुत आसान है, ध्यान से देखो। स्टेप 1, सेंट्रल मेटल को X मान लो। स्टेप 2, जितने भी लिगेंड्स हैं उन सब के चार्जेस को ऐड करो। स्टेप 3, इस पूरे सम को कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो टोटल चार्ज है उसके इक्वल रख दो। स्टेप 4, बस सिंपल मैथ्स, X के लिए सॉल्व कर लो। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। CuCN4 3-, यहां हो जाएगा X + 4 टाइम्स -1 = -3। इसको सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू आएगी +1। एकदम सिंपल। चलो एक और छोटा सा क्लासिफिकेशन है, होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। नाम से ही समझो, होमो मतलब सेम, तो अगर मेटल से सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड्स जुड़े हैं तो वो होमोलेप्टिक है। और हेटेरो मतलब डिफरेंट, तो अगर एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स हैं तो वो हेटेरोलेप्टिक है। इजी है ना? ओके, अब रेडी हो जाओ इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट और हाई स्कोरिंग टॉपिक के लिए, इनका नामकरण यानी IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसको बहुत अच्छे से समझना, इससे क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। चलो इसके रूल्स को आराम से 1 बाय 1 समझते हैं। रूल 1, जो पॉजिटिव आयन यानी कैटायन है उसका नाम हमेशा पहले, फिर एनायन। रूल 2, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले लिगेंड्स का नाम लिखो, वो भी अल्फाबेटिकली, और उसके बाद मेटल का। रूल 3, अगर लिगेंड नेगेटिव है तो उसके नाम के आगे O लगा दो, जैसे क्लोराइड बन जाएगा क्लोरो। रूल 4, लिगेंड्स कितने हैं ये बताने के लिए डाई, ट्राई जैसे प्रीफिक्सेस यूज करो। रूल 5, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में ब्रैकेट के अंदर लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल 6, अगर आपका पूरा कॉम्प्लेक्स ही एक नेगेटिव आयन यानी एनायन है तो मेटल के नाम के आगे 8 लगेगा, जैसे कोबाल्ट बन जाएगा कोबल्टेट। इसको याद रखना। चलो इन रूल्स को एक एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं। K3Cr(C2O4) 3। ओके, रूल 1, कैटायन पहले, तो हम लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है, अब आओ ब्रैकेट के अंदर, लिगेंड है ऑक्सिलेटो और कितने हैं 3, तो ये हो गया ट्राईऑक्सिलेटो। गुड। अब मेटल की बारी, क्योंकि K पर +3 चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स पर -3 चार्ज होगा, यानी ये एक अनायन है, तो रूल 6 लगेगा और क्रोमियम बन जाएगा क्रोमेट। अब बस Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है जो आएगा +3 यानी थर्ड आयन। चलो अब सबको जोड़ दो, पूरा नाम बना पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड। देखा सारे रूल्स एक साथ कितने परफेक्टली काम करते हैं। तो इसके साथ हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। बहुत बढ़िया। चलो अब एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। हमने वर्नर की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की थियरी को समझा। हमने डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के बीच का मेजर डिफरेंस जाना। फिर हमने लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन किया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, हमने IUPAC रूल्स के हिसाब से इनका नामकरण करना सीखा। ओके, अब ये स्लाइड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये है एग्जाम में लिखने लायक पॉइंट्स। मस्ट नो, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में क्या डिफरेंस है। मस्ट नो, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में एग्जाम्पल के साथ क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। प्रैक्टिस, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने की बहुत प्रैक्टिस करो। और मास्टर, IUPAC रूल्स को एकदम मास्टर कर लो, खासकर एनायोनिक कॉम्प्लेक्स के लिए वो 8 एंडिंग वाला रूल। इन पॉइंट्स को बिल्कुल मत छोड़ना। ओके, तो आज हमने इन कंपाउंड्स की पहचान और नामकरण सीख लिया है। लेकिन अब एक सवाल, क्या हो अगर दो कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला एकदम सेम हो पर उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो? ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो हम जानेंगे इस चैप्टर के पार्ट 2 में, जिसका नाम है आइसोमेरिक। हेलो बच्चों, वेलकम टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने वर्नर्स थ्योरी पढ़ी थी,
याद है ना, उसने हमें इन कॉम्पाउंड्स का बेसिक स्ट्रक्चर तो समझा दिया था, पर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब अधूरे रह गए थे। जैसे ये कॉम्पाउंड्स इतनी सुंदर अलग अलग रंग के क्यों होते हैं, या इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कुछ कॉम्पाउंड्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं और कुछ दूर क्यों भागते हैं। इन्हीं सारे क्यों का जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो आज का हमारा प्लान क्या है? देखो, सबसे पहले हम वर्नर्स थ्योरी की कमियों से शुरू करेंगे, फिर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्न थ्योरीज को एकदम डिटेल में समझेंगे। एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम प्यार से वीबीटी कहेंगे, और दूसरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी सीएफटी। आखिर में हम इन दोनों को आमने सामने रखेंगे, कंपेयर करेंगे, और हाँ, बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलो रेडी हो जाओ। ओके, तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं वीबीटी से। ये थ्योरी मेटल और लिगेंड के बीच बनने वाले बॉन्ड को एक बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन से समझाती है। चलो अब गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर यह हाइब्रिडाइजेशन चीज क्या है। वीबीटी का जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत आसान है। ये कहती है कि लिगेंड्स जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लुईस बेसिस की तरह एक्ट करते हैं, और ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को सेंट्रल मेटल एटम के खाली ऑर्बिटल्स में दान कर देते हैं, यानी डोनेट कर देते हैं। और इसी डोनेशन से जो बॉन्ड बनता है, उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। सिंपल शब्दों में, लिगेंड एक डोनर है और मेटल एक एक्सेप्टर। दैट्स इट। अब आते हैं इस थ्योरी के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, हाइब्रिडाइजेशन। सोचो, मेटल के पास ना अलग अलग एनर्जी और अलग अलग शेप के ऑर्बिटल्स हैं, कोई डी, कोई एस, कोई पी। अब बॉन्डिंग करने से पहले मेटल इन सब ऑर्बिटल्स को एक मिक्सर में डालकर आपस में मिक्स करके बिल्कुल एक जैसे एनर्जी और शेप वाले नए ऑर्बिटल्स बना लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लाल और पीले रंग को मिक्स करके एक नया यूनिफॉर्म ऑरेंज रंग बनाते हो। बस इसी मिक्सिंग के प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, एक सेकेंड, ये टेबल आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अभी क्या भी नोट कर लो। ये टेबल हमें बताता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कितने लिगेंड्स जुड़ रहे हैं, उससे हाइब्रिडाइजेशन का टाइप कैसे डिसाइड होता है, और फिर हाइब्रिडाइजेशन से उस कॉम्प्लेक्स का 3D शेप यानी उसकी ज्योमेट्री कैसे बनती है। जैसे देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, D2sp3 और sp3d2। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों से ज्योमेट्री ऑक्टाहीड्रल ही बनेगी। चलो, थ्योरी बहुत हो गई। अब वीबीटी को रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। हम ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस के दो केस लेंगे और देखेंगे कि सिर्फ एक लिगेंड बदलने से पूरी कहानी, पूरा कैरेक्टर कैसे बदल जाता है। और यहीं से आपका इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो हमारा पहला हीरो है कोबाल्ट NH363+। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ है +3। इसका मतलब इसके पास 3D शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आता है गेम चेंजर, लिगेंड NH3। बच्चों, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बहुत ताकतवर। इसमें इतनी पावर है कि वो कोबाल्ट के D इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती लिटरली पेयर अप करवा देता है। इससे क्या हुआ? अंदर के दो 3D ऑर्बिटल्स खाली हो गए, और अब यही खाली D ऑर्बिटल्स एक 4s और 3 4p के साथ मिलकर बनाते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और फाइनल कंक्लूजन, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स अब जोड़े में हैं, पेयर्ड हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेट से रिपेल होगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, जब हाइब्रिडाइजेशन में अंदर वाले d ऑर्बिटल्स यानी n-1 d ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, जैसे अभी हमने D2sp3 में देखा, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके दो और नाम हैं और दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती पेयर अप करवा दिया था। चलो अब इसका विलन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड 3-। यहाँ भी कोबाल्ट +3 स्टेट में है, यानी 3D6 कॉन्फ़िगरेशन, सेम टू सेम। पर इस बार गेम पूरा पलट गया है, क्योंकि हमारा लिगेंड है फ्लोराइड आयन F-, और ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। ये इतना पावरफुल नहीं है कि D इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा पाए, इसलिए अंदर के 3D ऑर्बिटल्स खाली हो ही नहीं पाते। अब बेचारे मेटल को बॉन्डिंग के लिए बाहर वाले यानी 4D ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp3d2। और क्योंकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स अकेले अनपेयर्ड हैं, ये कॉम्प्लेक्स हाईली पैरामैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेट की तरफ जोर से अट्रैक्ट हो। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या समझें? बहुत सिंपल, जब हाइब्रिडाइजेशन में बाहर वाले d ऑर्बिटल्स यानी Nd ऑर्बिटल्स यूज होते हैं,
जैसा अभी sp3d² में हुआ, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके भी दो पॉपुलर नाम है, हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद हैं, आराम से अनपेयर्ड स्टेट में रहते हैं। तो वीबीटी ने हमें ज्योमेट्री और मैग्नेटिक नेचर के बारे में काफ़ी कुछ बताया। अच्छी थ्योरी है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। इस थ्योरी में भी कुछ बड़ी कमियां यानी लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ी बात, वीबीटी ने ये तो बता दिया कि कौन मैग्नेटिक है, पर यह नहीं बताया कि कंपाउंड्स कलर्ड क्यों होते हैं। दूसरा, वीबीटी ने स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड का कॉन्सेप्ट यूज तो किया, पर यह नहीं बताया कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक। और आखिरी, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अच्छे से नंबर्स में क्वांटिटेटिवली नहीं समझा पाई। बस इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए आई हमारी नेक्स्ट सुपरहिट थ्योरी। इन सारी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आई हमारी अगली थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी कि CFT। इसका ना बॉन्डिंग को देखने का नजरिया वीबीटी से एकदम अलग है, पूरा 180 डिग्री डिफरेंट। ये बॉन्ड को कोवलेंट मानती ही नहीं है, ये मानती है कि बॉन्ड आयोनिक है। CFT का कोर कॉन्सेप्ट ये है कि मेटल आयन जो पॉजिटिव है और लिगेंड्स जिन्हें ये नेगेटिव पॉइंट चार्जेस मानती हैं, इनके बीच का इंटरैक्शन प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। मतलब बस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का अट्रैक्शन जैसे दो मैग्नेट्स में होता है। सिंपल, यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, हाइब्रिडाइजेशन ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अब CFT के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इमेजिन करो एक मेटल आयन बिल्कुल अकेला है, फ्री है। ऐसे में उसके पांचों d ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल बराबर होती है, एकदम सेम लेवल पर। और एक जैसी एनर्जी वाले इन ऑर्बिटल्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मतलब सब एक ही लेवल पर हैं, कोई ऊपर नीचे, अमीर गरीब नहीं। लेकिन जैसे ही लिगैंड्स उस अकेले मेटल आयन के पास आते हैं, पूरी पिक्चर बदल जाती है। सोचो, लिगैंड्स भी नेगेटिव हैं और मेटल के d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी नेगेटिव। और सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, यानी रिपेल करते हैं। इस धक्का मुक्की, इस रिपल्शन की वजह से वो पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अब बराबर एनर्जी के नहीं रहते, वो टूट जाते हैं या स्प्लिट हो जाते हैं दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में। बच्चों, इसी प्रोसेस को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं और ये CFT का दिल है, उसकी आत्मा है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग दिखा रहा है। मान लो कि लिगेंड्स X, Y और Z एक्सिस के रास्ते से आ रहे हैं, तो जो ऑर्बिटल सीधे इन एक्सिस पर आते हैं उन्हें सबसे ज्यादा धक्का यानी रिपल्शन फील होता है, इसलिए उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। इन्हें हम कहते हैं EG सेट। और जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के बीच में आते हैं उन्हें कम रिपल्शन मिलता है, इसलिए उनकी एनर्जी कम हो जाती है। इन्हें हम T2G सेट कहते हैं। इन दोनों सेट्स के बीच जो एनर्जी का गैप है ना, उसे ही हम डेल्टा O यानी डेल्टा O कहते हैं। याद है वीबीटी की कमी, वो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड में फर्क नहीं कर पाई थी। CFT ने इसका सोल्यूशन दिया एक सीरीज के थ्रू जिसका नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये बेसिकली एक लिस्ट है जिसमें लिगेंड्स को उनकी स्प्लिटिंग करने की पावर यानी उनकी डेल्टा O वैल्यू के बढ़ते हुए ऑर्डर में रखा गया है एक्सपेरिमेंट से। तो जो लिगेंड्स इस लिस्ट में शुरू में आते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं और कम स्प्लिटिंग करते हैं, और जो बाद में आते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं और बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व। चलो अब उस $1 मिलियन क्वेश्चन पर आते हैं जिसका जवाब वीबीटी नहीं दे पाई थी। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इतने कलरफुल क्यों होते हैं? आखिर इन रंगों के पीछे का राज क्या है? CFT इस रंगों की दुनिया को कैसे समझाती है? इसका रीजन है एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस, DD ट्रांजिशन। ध्यान से सुनना, जब किसी कॉम्प्लेक्स पर व्हाइट लाइट जिसमें सातों रंग होते हैं विबग्योर गिरती है, तो नीचे वाले T2G ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन लाइट से थोड़ी सी एनर्जी चुरा लेता है और उस एनर्जी से ऊपर वाले EG ऑर्बिटल में जंप कर जाता है। अब सोचो, व्हाइट लाइट का जो रंग उसने एब्जॉर्ब कर लिया वो तो गायब हो गया, तो जो बचे हुए रंग होते हैं ना, वो मिलकर हमें दिखते हैं और इसे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, TiH2O63+ कॉम्प्लेक्स ब्लू ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वो हमें उसके कॉम्प्लीमेंट्री यानी वायलेट रंग का दिखता है। सिंपल। तो अब हमने दोनों थ्योरीज को काफी डिटेल में समझ लिया है। चलो एक फाइनल क्विक कंपैरिजन करते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। चलो इस टेबल को देखते हैं, बिल्कुल आमने सामने। वीबीटी कहती है बॉन्ड कोवैलेंट है, शेयरिंग से बनता है, जबकि CFT कहती है नहीं, बॉन्ड आयोनिक है, अट्रैक्शन से बनता है। वीबीटी का मेन कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग। CFT का मेन कॉन्सेप्ट है डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, ऑर्बिटल्स का टूटना।
वीबीटी ने ज्योमेट्री और मैग्नेटिज्म समझाया, लेकिन सीएफटी ने कलर भी समझा दिया। और सबसे बड़ा फर्क, वीबीटी ने लिगेंड्स को डिफाइन नहीं किया, जबकि सीएफटी ने उन्हें वीक और स्ट्रॉन्ग में क्लासिफाई करके दिया, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो सबसे ज़रूरी बात, इन सब कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम में लिखना कैसे है, क्योंकि समझना एक बात है, लेकिन मार्क्स तो अच्छे प्रेजेंटेशन के मिलते हैं, राइट? चलो अब फटाफट देखते हैं कि एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखा जाता है। ये पॉइंट्स अपने दिमाग में सेव कर लो, जैसे गेम में चीट कोड्स होते हैं। जब भी वीबीटी का क्वेश्चन आए तो ये 4 चीजें जरूर लिखनी है। पहला, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा, लिगेंड का टाइप स्ट्रॉन्ग है या वीक और उसकी वजह से पेयरिंग होगी या नहीं। तीसरा, उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। और चौथा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। और अगर सीएफटी पर क्वेश्चन आए तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को डिफाइन करो, ऑक्टाहीड्रल स्प्लिटिंग का वो सुंदर सा डायग्राम बनाओ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जिक्र जरूर करो, और कलर का रीजन, वो गोल्डन कीवर्ड डी ट्रांजिशन लिखना बिल्कुल मत भूलना। ये कीवर्ड्स आपको फुल मार्क्स दिलाएंगे। तो आखिर में आपके लिए एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा सवाल। अब जब आप दोनों थ्योरी समझ चुके हो तो सोचो कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यानी सूखा कॉपर सल्फेट जिसमें पानी नहीं है, वो वाइट क्यों होता है, लेकिन जैसे ही उसमें 5 पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं वो एकदम नीला ब्लू हो जाता है? हिंट, इसका जवाब लिगेंड और डी ट्रांजिशन में छुपा हुआ है। सोचो और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके साथ ही आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में। बाय बाय।